ये जो सीन अभी आपने देखा ये 1952 की बॉलीवुड मूवी अबव एंड बियॉन्ड से लिया गया है, जहाँ पे अमेरिकन वारप्लेन्स हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अपने आप को सरेंडर करता है क्योंकि उस वक्त तक जापान के पास कोई एटम बम था नहीं और अमेरिका ने साफ साफ ये बोल दिया था कि अगर जापान अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा तो 15 अगस्त 1945 को जापान के टोक्यो में तीसरा एटॉमिक अटैक होगा। और यही से शुरू होती है जापान की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जापान आज के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल और एक डेवलप नेशन है जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर, लेकिन बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स करती है अपने डिफेंस बजट के ऊपर। अगर जापान अगले कुछ सालों में अपने डिफेंस बजट को बढ़ाती है, हमको ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में जापान एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की तरह उभर गया है। और जापान का इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं इसको इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए इस पूरे वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टाइम पे अगर किसी कंट्री को आपने उसके पावर इंडेक्स पे रेट करना है तो ऐसे 4 की मैट्रिक्स है जिसके बेसिस पे एक कंट्री कितनी पावरफुल है या एक कंट्री में कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया जा सकता है। इन 4 की इंडिकेटर्स में आते हैं आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, आपकी सोशल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ और आपकी रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी पॉलिटिकल लीडरशिप। इसको आप इस कंपैरिजन चार्ट से बेटर समझ पाओगे। जहाँ पे यूएसए, चाइना, इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहीं पे तीनों के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, तीनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल स्ट्रेंथ है और तीनों के पास बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल लीडरशिप है। आज के टाइम पे जहाँ पे अमेरिका में जो बाइडेन है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि अमेरिका के पास आज उतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आगे चलकर डेवलप नहीं कर सकता और इस फैक्टर के बिहाफ पे आप अमेरिका को डिस्काउंट नहीं कर सकते। वहीं पे अगर दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखोगे तो आज के टाइम पे ऑल्दो शी जिनपिंग चाइना के लीडर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे इस पे क्वेश्चन है, लेकिन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसमें अपने आप में ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स है जो कि पार्टी को और चाइना दोनों को ही डायरेक्शन दे सकते हैं। वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आप ये तो कह सकते हो कि इंडिया के पास एट द टॉप लेवल एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। और अगर इन्हीं सेम इंडिकेटर्स को अगर आप जापान के केस में इंप्लीमेंट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जापान के पास 4 इंडिकेटर्स में से 2 ऐसे की इंडिकेटर्स है जहाँ पे जापान आज के टाइम पे लैग कर रही है। जापान के पास नो डाउट एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन वो एक स्लो पेस ग्रोइंग इकोनॉमी है। और दूसरी तरफ जापान की बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुई है अपनी मिलिट्री और डिफेंस बजट पे। इसके कारण जापान की मिलिट्री अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है कि वो अपने एडवर्सरी को काउंटर कर सके। जापान की इकोनॉमी के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जापान की मिलिट्री पे फोकस करेंगे और मिलिट्री का मतलब यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों से है। 1945 में जब जापान की हार हो गई थी अमेरिका के हाथों वर्ल्ड वॉर 2 में, तो जापान के सामने 2 कंडीशन अमेरिका ने रखी थी। अभी 2 कंडीशन अभी ठीक है। नंबर 1 कि जापान अपने मोनार्की स्टेटस को छोड़ देगा और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेगा, एंड नंबर 2 जापान एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेगा जिसको अमेरिका ने फ्रेम किया है। लेकिन उस टाइम पे जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको ओवरसी कर रहे थे जनरल डगलस मैकआर्थर, और जनरल डगलस अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जापान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 को इंसर्ट कराती है। अभी आर्टिकल 9 में आखिर ऐसा है क्या कि जो आगे चल के जापान की पूरे स्टेट को ही बदलने वाली थी। बट आर्टिकल 9 में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जापान अपनी कोई भी आर्मी को मेंटेन नहीं करेगी और जापान की सिक्योरिटी पूरी तरीके से अमेरिका के अंडर में होगी। अब इनिशियल ईयर्स में ये डिसीजन अमेरिका को बहुत सही लग रहा था, लेकिन ये वही डिसीजन था जिसको आगे चल के अमेरिका खुद रिग्रेट करने वाला था। एक तरफ यूएसए जहाँ पे अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 3% स्पेंड कर रहा था अपने डिफेंस के ऊपर, वहीं पे दूसरी तरफ जापान ने अपने एक्सिस्टिंग मिलिट्री एंड डिफेंस बजट को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया था अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो 1950s में एक तरफ जहाँ पे जापान अपना पैसा लगा रही थी होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, सुमिटोमो जैसी कंपनीज को ग्रो करने में, वहीं पे अमेरिका को जापान की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऑलमोस्ट 80 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस और अपने 60,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को जापान में स्टेशन करना पड़ रहा था। इसके चलते हुए ये हुआ कि जापान एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल नेशन बन रहा था और दूसरी तरफ वो अमेरिका को ऑलमोस्ट ओवरटेक करने वाला था एज वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी। टाइम के साथ हम पहुंच जाते हैं 1960s में, और 1960s का टाइम एक कोल्ड वॉर का टाइम था। जापान अपने इंडस्ट्रीज को बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था और वो रैपिडली एक इंडस्ट्रियल नेशन बनते जा रहा था। इसके चलते हुए अमेरिका जापान को अपनी खुद की नेवी और अपनी खुद की आर्म फोर्स बनाने को बोलती है, लेकिन जापान को फिर से ये बोलना कि आप पे आर्टिकल 9 के रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जा सकता है और फिर से जापान को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनाने में अमेरिका का आखिर क्या फायदा था। फिर इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जापान की जो लोकेशन है वो पैसिफिक ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप जापान की लोकेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये नोट
नोट करोगे जापान की लोकेशन रशिया के व्लादिवोस्टोक पोर्ट के काफी नजदीक है, जिसके चलते हुए अगर रशियन नेवी को पैसिफिक में एंट्री करनी है तो उसे जापान को क्रॉस करके ही पैसिफिक में आना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका जहाँ पे अटलांटिक साइड में अपनी पूरी इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुका था, वहीं पे अमेरिका ये चाहता था कि वो पैसिफिक साइड में भी अपनी पूरी इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। लेकिन जापान 60s और 70s में अपना मेजर फोकस कर रही होती है अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में। और जब अमेरिका जापान के पास ये प्रपोजल लेके भी आती है कि आप अपने डिफेंस पे पैसा लगाओ, अपनी नेवी को ग्रो करो और अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी को ग्रो करो, जापान इसको पूरी तरीके से मना कर देती है। और ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट हो जाता है उस पॉइंट पे जापान एज वेल एज इंडिया और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का टाइम था और इसके आगे चलते हुए 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रही होती है तब यूएस अपना 7th फ्लीट को इंडिया की तरफ भेजती है। और उस टाइम पे रशिया अपने व्लादिवोस्टोक पोर्ट से ही अपने क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और अटैक सबमरीन्स को इंडिया की तरफ भेजता है। अब ये वही व्लादिवोस्टोक पोर्ट है जो जापान से बहुत ही पास है और यहीं पे जापान को बोला गया था अमेरिका के द्वारा कि आप अपनी नेवी को डेवलप करो। अगर जापान अपनी नेवी को उस वक्त तक डेवलप कर चुकी होती तो अमेरिका जापान को प्रेशराइज करती कि आप अपनी नेवी को यूज करो व्लादिवोस्टोक पोर्ट को पूरी तरीके से काउंटर करने में। एंड दिस वाज अ मेजर सेटबैक फॉर यूएसए, क्योंकि अगर 60s और 70s में जापान यूएसए की बात सुन के अगर अपने नेवी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करती तो हो सकता है रशिया को 1971 वार में इंडिया की हेल्प करने के लिए व्लादिवोस्टोक पोर्ट के जगह कोई और पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता। अब ये तो हो गया एक हिस्टोरिकल लेसन और जापान का वो ब्लंडर जो जापान ने 1960s या 1970s में किया था, जिसके कारण जापान की मिलिट्री अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है। लेकिन जापान धीरे धीरे अपनी मिलिट्री के ऊपर फोकस कर रहा है और वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे कौन से इकोनॉमिक रीजंस है जिसके कारण जापान को एक अच्छा खासा सेटबैक मिला है, इसको समझने के लिए आप पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।